हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपरेशन। इसकी एक्सरसाइज 11.2 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने इसका कॉन्सेप्ट इनवर्स प्रोपरेशन का देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपरेशन। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इनवर्स प्रोपरेशन के हैं ये हमको बताना है ना, और कौन कौन से डायरेक्ट प्रोपरेशन के हैं ये भी बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम कंप्लीट द जॉब। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इनवर्स प्रोपरेशन होता क्या है ना। इनवर्स प्रोपरेशन का क्या मतलब होता है हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखा था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक चीज़ बढ़ी दूसरी क्या हो जाएगी, डाउन, या कि पहली वाली डाउन होगी दूसरी वाली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये है इनवर्स। इतने में इनवर्स ख़त्म। ठीक, अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी डाउन हो जाएगी, दूसरी बढ़ रही है तो पहली वाली डाउन हो जाएगी। यही है इनवर्स। और डायरेक्ट में क्या था कि दोनों बढ़ते जाएंगे, या कि दोनों बढ़ेंगी या कि दोनों घटेंगी। ठीक, सेम रेशियो में। तो हमको इनवर्स प्रोपरेशन बताना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, ऑन अ जॉब, एक जॉब में वर्कर्स, एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक, एंड उसमें उस वर्क को कंप्लीट करने में लगने वाला समय। ये किस प्रकार का प्रोपरेशन है हमको ये बताना है, डायरेक्ट है कि इनवर्स। तो देखिए इसमें मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें क्या है कि मान के चलते हैं कि अगर 10 लोग हैं, ठीक, 10 लोग हैं, तो 10 लोग मिल करके किसी काम को, यानी वर्कर कितने हैं 10, और टाइम हो गया मान के चलते हैं 10 घंटे। ठीक, 10 लोग 10 वर्कर मिलके टाइम यानी कि 10 घंटे में किसी काम को पूरा करते हैं। अब अगर मैं यहाँ वर्कर्स को बढ़ा दूँ, अगर 10 की जगह 20 वर्कर कर दूँ, 20 वर्कर कर देता हूँ, तो टाइम 5 घंटे हो जाएगा, आधे टाइम में हो जाएगा, है ना। जब 10 वर्कर थे तो 10 घंटे में हो रहा था, तो 20 वर्कर अगर मैं लगा दूँ एक साथ तो 5 घंटे में काम हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो इधर बढ़ रहा है, 10 से 20 हो गया, इधर 5 से 10 हो गया, इधर डाउन हो रहा है। ठीक, मैंने एक इसका एग्जाम्पल सेट किया। ठीक, कि वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ डाउन हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है, ये इनवर्स कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका आंसर होगा इनवर्स। इनवर्स प्रोपरेशन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा इनवर्स प्रोपरेशन। सेकंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। ठीक, टाइम लगता है किसी जर्नी में, यानी किसी यात्रा में टाइम लगता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, यानी कि समान स्पीड से। ठीक है ना, देखो टाइम लग रहा है किसी यात्रा में, और उस यात्रा को करने में जो स्पीड है वो समान है ना। स्पीड यानी कि एक जैसी स्पीड से ही यात्रा कर रहे हैं, एक जैसी स्पीड से यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है। तो कैसे, इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान के चलते हैं एक स्पीड से चल रही है गाड़ी, एक स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में गाड़ी पहुँचती है कितनी, 60 किलोमीटर मैं मान के चलता हूँ। ठीक, 1 घंटे में 60 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी भाई, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल जाएगी। तो देखो यहाँ भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ स्पीड भी, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड नहीं, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक, तो दोनों चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये डायरेक्ट का है, ठीक, इनवर्स का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपरेशन, है ना। क्योंकि देखो अगर टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम, तो हमारी अगर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है सेम स्पीड में डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर टाइम 1 घंटे से 2 घंटे हो रहा है तो 60 से 120 किलोमीटर तक डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट का है क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं।
एक बढ़ता और एक कम होता तो ये इनवर्स का कहलाता। इसमें देख रहे हैं एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, ठीक, यानी कि क्या हुआ, जो कल्टीवेटेड लैंड है यानी कि ज़मीन है उसका जो एरिया है, एंड क्रॉप्स हार्वेस्टेड, ठीक। तो इसमें पहला है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें खेती की जा रही है, एंड द क्रॉप्स हार्वेस्टेड यानी कि फसल जितनी उगाई गई, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मान के चलते हैं 1 एकड़ खेत है, ठीक, उसमें 100 किलो गेहूँ हो गया, 100 क्विंटल मान लेते हैं। 1 एकड़ खेत में 100 क्विंटल गेहूँ हुआ, तो 2 एकड़ खेत में कितना हो जाएगा, 200 क्विंटल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही ज़मीन बढ़ा दी जा रही है तो फसल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। क्रॉप्स यानी फसल इतनी काटी जाएगी, इतनी अगर इतनी ज़मीन में खेती की जा रही है तो इतनी फसल काटी जा रही है, तो मतलब अगर ज़मीन बढ़ा दी जाती है तो फसल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ना कि इनवर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, ठीक, मतलब एक फिक्स जर्नी है, उसको जाने में, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लग रहा है, एंड स्पीड आर द व्हीकल, ठीक, स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो व्हीकल जा रहा है उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करे अगर, तो क्या होगा, इनवर्स होगा कि डायरेक्ट होगा। तो कैसे, अब इसमें ये नहीं बताया कि फिक्स टाइम, जैसे इसमें बता रहा था यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यानी कि समान एक जैसी स्पीड से। इसमें जो है स्पीड नहीं है, चेंज हो सकती है स्पीड। तो कैसे, अगर देखिए जैसे मैं अगर कर दूं 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कर दूं, ठीक, स्पीड को मैं चेंज कर सकता हूं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कर दूं अगर मैं, तो टाइम लगता है, मान के चलते हैं कि 2 घंटे लगता है, ठीक। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं तो 2 घंटे लगेंगे जर्नी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, मान के चलो 120 किलोमीटर कर दिया जाए प्रति घंटे, तो टाइम कम हो जाएगा ना, 1 घंटे हो जाएगा, ठीक। 60 किलोमीटर की स्पीड से चले तो 2 घंटे में पहुँचे, तो अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो है स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, कम। तो स्पीड बढ़ी, टाइम कम हुआ, मतलब एक चीज़ बढ़ी एक चीज़ कम हुई, है ना। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हो जाता है आपका इनवर्स, ये हो गया इनवर्स, इनवर्स प्रोपरेशन, ठीक। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपरेशन का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या और हर एक व्यक्ति को कितनी ज़मीन मिल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनवर्स होगा कि डायरेक्ट होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं अपने पास, पहला है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक देश की पॉपुलेशन और हर एक को जितनी ज़मीन मिल रही है उस देश की, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ कि किसी देश में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग, और हर एक व्यक्ति को 1000 एकड़ ज़मीन मिल रही है, ठीक। 100 लोग हैं, हर एक व्यक्ति को, ये लिखा है ना पर पर्सन, ठीक है ना, लैंड पर पर्सन। 100 लोग हैं, हर एक व्यक्ति को कितनी एकड़ ज़मीन मिल रही है, 1000 एकड़ ज़मीन मिल रही है। तो अगर मैं इधर पॉपुलेशन बढ़ा दूं, मान के चलो पॉपुलेशन कर दिया मैं 200, अब 100 की जगह 200 लोग हो गए, तो हर एक को कितनी ज़मीन मिलेगी, 1000 की जगह 500 मिलेगी, 500 एकड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर 100 लोग हैं तो 1000 एकड़ मिलेगी सबको, 200 लोग हो गए तो 500 एकड़ मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इधर बढ़ रहा है, देखो 100 से 200 हो गया तो इधर कम हो गया, 1000 से 500 हो गया, ठीक। तो इधर डाउन हो गया, तो डाउन हुआ मतलब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इनवर्स प्रोपरेशन, ठीक। ये इस प्रकार से आपके पूरे क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गए, और इसमें सिर्फ इतना ही बताना था कि कौन सा इनवर्स है कौन सा डायरेक्ट है, ठीक है ना। हालांकि इनवर्स बस बताना था, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि डायरेक्ट ऐसे होता है, जब दोनों बढ़े या दोनों कम हो तो इनवर्स
एक बढ़े एक ज़्यादा हो, सॉरी एक ज़्यादा हो एक कम हो तो क्या होता है, इन्वर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है इन आ टेलीविजन गेम शो, टेलीविजन के गेम में यानी कि टीवी में जो गेम दिखाए जाते हैं उसमें द प्राइस मनी ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए की जो प्राइस मनी है इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंगस द विनर्स, जो 1 लाख रुपए है वो इक्वल डिवाइड हो रहा है जितने विनर्स हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइस मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर्स इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। ठीक, कि हर एक विनर को कितना पैसा मिलेगा वो दिखाया गया। अगर तो बताइए कि जो आगे और विनर्स अगर बढ़ जाते हैं तो कितना पैसा उनको मिलेगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ टेबल में हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए क्या बना है, 2 टेबल हैं। पहली टेबल में लिखा है नंबर ऑफ विनर्स और दूसरी में लिखा है प्राइस फॉर ईच विनर्स इन रुपीस। ठीक, मतलब ऊपर विनर्स है नीचे प्राइस। अगर एक विनर है तो कितना, 1 लाख रुपए एक जन को ही मिल जाएगा। टोटल पैसा 1 लाख रुपए ही है। टोटल पैसा कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक, तो अगर एक ही विनर है तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा पूरा। 2 विनर हो गए अगर तो 50-50 हज़ार मिल जाएगा हर एक को। तो आगे बताना है कि 4 विनर अगर हो गए तो कितना मिलेगा हर एक को। 5 विनर हो गए तो कितना मिलेगा हर एक को। 8 विनर हो गए तो कितना मिलेगा। 10 विनर हो गए तो कितना मिलेगा। 20 विनर हो गए तो कितना मिलेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, पहले तो ये पता लगाओ। तो कैसे पता चलता है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा तो क्या हो गया, इनवर्स। और अगर दोनों साथ ही साथ बढ़ रहे हैं या दोनों साथ ही साथ घट रहे हैं तो डायरेक्ट। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए 1 था, 1 से क्या हो गया 2, मतलब इधर बढ़ गया ऊपर। 1 लाख से इधर 50 हज़ार हो गया, मतलब इधर डाउन हो गया। तो एक जो है ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये है इनवर्सली। अब इनवर्सली है तो बस इनवर्सली के हिसाब से ही हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ जो नीचे वाला है इसको हम x लेट करते हैं, ऊपर को, नीचे को y। तो इधर सब y लेट कर नहीं सकते तो इधर y1 कर लेते हैं, इसको y2 कर लेते हैं, y3, y4, y5। और इन सभी जितना हमने लेट कर लिया उन सभी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि अगर 4 विनर हैं तो y1 हर एक को मिलेगा, 5 विनर हैं तो हर एक को y2 मिलेगा, 8 विनर हैं तो हर एक को y3, 10 विनर हैं तो हर एक को y4 एंड 20 विनर हों तो हर एक को y5। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में भी ऐसा किया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि ये इन्वर्स है तो डायरेक्ट जैसे कर रहे थे उसका थोड़ा उल्टा। डायरेक्ट में हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे कुछ ऐसे, 4 डिवाइडेड बाई y1 इक्वल टू, इसको कर रहे थे 1/1 लाख। अगर ये डायरेक्ट होता तो कुछ ऐसे सॉल्व करते कि इन दोनों को डिवाइड करते, इक्वल टू करते, इन दोनों को डिवाइड कर देते। लेकिन अब यहाँ इन्वर्स है तो इसका उल्टा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको कितनी वैल्यू निकालनी है। आपको निकालनी है इसकी y1 की, y2 की, y3 की। तो हर एक के लिए मैं लिख लेता हूँ, कैसे, शॉर्ट में एक बार में ही लिख लेता हूँ। जैसे मेरे को चाहिए है किसकी, इसकी y1 की, तो इसका क्या बनेगा रेशियो, 4 इंटू y1, इनवर्स है इसलिए 4 इंटू y1। ठीक, नेक्स्ट 5 इंटू y2, 5 इंटू y2, नेक्स्ट 8 इंटू y3, नेक्स्ट 10 इंटू y4 और एक देख लेंगे। और हर एक के इक्वल में मैं क्या कर देता हूँ, हर एक के इक्वल में, हर एक के इक्वल में, हर एक के इक्वल में, देखो ये समझ में आया। 4 इंटू y1 ये लिखा है, 5 इंटू y2 ये लिखा है, ऐसे सब लिखा है, बस वो लास्ट वाला हम देख लेंगे फिर। और सब के इक्वल में क्या कर देते हैं, 1 इंटू 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख। ठीक, 1 इंटू 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख,
1 इंटू 1,00,000, ठीक। ये अब बस यहाँ से आपको y1 की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से y2 की चल जाएगी, यहाँ से y3 की। कैसे? y1 की वैल्यू चाहिए है तो y1 को ऐसे ही रखो, इक्वल टू 4 डिवाइड में जाने दो। ये 1,00,000 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही आया, डिवाइडेड बाई 4। और 1,00,000 को 4 डिवाइड करेंगे जब तो कितना आएगा? 25,000 आ जाएगा आपका। तो हर एक को कितना मिलेगा? 25,000। देख के ही पता चल रहा था कि अगर 4 विनर है तो हर एक को 25,000 मिल जाएगा। जैसे 2 विनर थे तो 50,000, तो 4 विनर हुए तो कितना हुआ? 25,000। नेक्स्ट y2 की वैल्यू निकालनी है ना। जैसे हम डायरेक्ट में कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। अभी इन दोनों को अपॉन करके इसके इक्वल कर रहे थे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करना है, इसके मल्टीप्लीकेशन के। तो सेम 5 इंटू y2, 1 का मल्टीप्लाई 1,00,000 से तो 1,00,000 ही आएगा और 5 डिवाइड में चला जाएगा तो y2 इक्वल टू 1,00,000, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 5। और इसको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो आपका 20,000 आएगा इधर से, 20, ठीक, 1000। तो y2 आ गया आपका 20,000, ठीक। तो अगर 5 विनर होंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट y3, 8 डिवाइड में जाने दो अब, तो y3 इक्वल टू 1,00,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 8। तो कितना आएगा आपका? इसको कैंसिल कर दो, इसको आधा करो, 4, 2 से कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया 4 हुआ, 2 से इसको भी कैंसिल किया तो 50,000 हो गया, फिर 2 से कैंसिल किया तो 25,000 हो गया, ठीक। फिर 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया आपका? 12,500 आएगा, ठीक। अगर 8 विनर होंगे तो कितना कितना मिलेगा? 12,500, ठीक। नेक्स्ट y4 की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए ना। कैंसिल किए तो 8 से 1,000 को कैंसिल करेंगे, 1,00,000 को 8 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 12,500 मिलेगा हर एक को। फिर अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे आसान यही है, y4 इक्वल टू 1,00,000 रहेगा ही, है ना, डिवाइडेड बाई 10 चला गया। ये 10 से 10 कैंसिल, हर एक को 10,000 रुपये मिल गया। तो अगर 10 लोग हों, 10 विनर हों तो हर एक को कितना मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेगा। लास्ट y5 के लिए भी इधर ही निकाल देते हैं। y5 मतलब 20 के साथ 20 इंटू y5, 20 इंटू y5 जैसे यहाँ था, इक्वल टू 1 इंटू 1,00,000। अभी y5 की वैल्यू निकालनी है, 20 डिवाइड में चला गया तो y5 इक्वल टू ये 1,00,000 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 20 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5,000 आपका बचेगा। ये है ना। तो अगर 20 लोग हों विनर तो हर एक को कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, ये आपका पूरा आंसर इसमें हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है इसमें, रहमान इज मेकिंग अ व्हील। रहमान एक व्हील बना रहा है, यानी कि पहिया बना रहा है, यूजिंग स्पोक्स का यूज करके। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब वो ऐसे स्पोक ऐसे सेट कर रहा है कि हर एक जो 2 स्पोक है उनके बीच का जो एंगल है वो हर बार क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। फिर आगे लिखा है, हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ठीक है ना, इस टेबल को कंप्लीट करिए उसकी मतलब इस स्पोक की हेल्प लेके। ठीक है ना, इस टेबल को कंप्लीट करना है। फिर और आगे क्वेश्चन भी है, फर्स्ट सेकंड और एक और है थर्ड, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए इधर क्या है, पहली टेबल में नंबर ऑफ स्पोक्स, इतने स्पोक होंगे तो उन दोनों मतलब 2 स्पोक्स के बीच कितना एंगल बनेगा, इधर बताया गया। एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स, अगर 4 स्पोक हैं, जैसे कि इस व्हील में 4 स्पोक हैं, तो हर एक स्पोक
के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, ठीक है ना। 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये तीनों मिला करके कितना होगा 360 होगी, चारों मिला के पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा 90 90 90 90। 4 स्पोक होंगे तो हर 2 स्पोक के बीच कितना एंगल बनेगा 90। अगर 6 स्पोक होंगे तो हर 2 स्पोक के बीच कितना एंगल बनेगा 60। तो 8 स्पोक होंगे तो कितना बनेगा ये बताना है। 10 स्पोक होंगे तो कितना बनेगा ये भी बताना है। और 12 स्पोक होंगे तो ये भी बताना है कितना बनेगा। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये कौन सा है भाई, ये डायरेक्ट प्रोपरेशन है कि इनवर्स प्रोपरेशन है। ठीक, तो इधर देखो ये 4 से क्या हो गया 6 हो गया, इधर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 4 से 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, इधर कम हो रहा है। 90 से 60 हो गया, इधर डाउन हो रहा है। ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर वाली टेबल बढ़ रही है लगातार, नीचे वाली टेबल लगातार क्या हो रही है डाउन हो रही है। 4 से 6 हुआ, बढ़ गया ना ऊपर, फिर 8 हुआ और बढ़ता जा रहा है, इधर कम होता जाएगा। 90 से 60 हुआ, अभी और कम होगा। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपरेशन का हुआ। ठीक, तो इनवर्स प्रोपरेशन का हुआ तो पहले तो इधर जो हमको फाइंड करना है ना, ऊपर वाले को x नीचे वाले को y, तो y1 y2 y3 इसको फाइंड कर लिए हम। ठीक, लेट कर लिए। अब बस आपको y1 y2 y3 निकालना है अभी फ़िलहाल इसके लिए, तो इधर मैं साइड में निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने किया था सेम वैसे ही करना है। 8 इंटू y1 आपका पहला, 8 इंटू y1, सेकेंड क्या आएगा 10 इंटू y2, 10 इंटू y2, थर्ड क्या आएगा 12 इंटू y3, 12 इंटू y3। और इन सब को किसके इक्वल करना है भाई, इन सब को किसके इक्वल कर दें, चाहे आप 4 इंटू 90 के इक्वल कर दें, चाहे आप 6 इंटू 60 के इक्वल कर दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, ये देखिए 9 चौको 36, 360 हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 6 6 या 36, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 360 हो गया। तो चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो इक्वल में। तो इसको कर देते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, ये कर देते हैं हम कितना 4 इंटू 90। ठीक, ये 8 इंटू y1 इक्वल टू 4 इंटू 90, सब में 4 इंटू 90 कर दो, 4 इंटू 90, इधर भी 4 इंटू 90। बस आप यहाँ से y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो y1 इक्वल टू क्या बचेगा 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 8। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 ऊपर, 4 2 जा 8, 2 नीचे बचा, ऊपर 1, 2 1 जा 2 और इसको आधा कर दो 45। तो y1 यहाँ से आ गया आपका 45। तो अगर 8 स्पोक रहेंगे, जैसे इस व्हील में 8 स्पोक रहेंगे तो 2 स्पोक के बीच कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। सेम अगर 10 स्पोक रहेंगे तो कितना बनेगा देखते हैं। तो y2 ये 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, तो 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10, इसका जीरो कैंसिल हो गया और 9 चौको 36 मतलब 36 बन गया इसका। तो अगर 10 स्पोक रहेंगे, 10 स्पोक रहेंगे तो हर 2 स्पोक के बीच कितना एंगल बनेगा 36 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर 12 स्पोक हो जाए तो कितना बनेगा, इससे आएगा 12 डिवाइड में जाने दो, तो y3 इक्वल टू 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मतलब 30 आएगा, 1 इंटू 30 30। तो y3 आ गया आपका 30 डिग्री। तो अगर 12 स्पोक होंगे तो उसका हर 2 स्पोक के बीच कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। ये इस टेबल का आंसर हो गया इतना। क्लियर। अब इसके आंसर में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड नंबर ऑफ फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपरेशन। यस, क्या ये जो दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स, इन दोनों के बीच जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्या इनवर्स प्रोपरेशन का है। तो यस, क्यों है इनवर्स प्रोपरेशन का, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ क्या हो रही है कम हो रही है लगातार। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है यस। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। अगर आपके पास 15 स्पोक हों, ठीक है ना, 15 स्पोक हों, तो आप कैलकुलेट करिए कि कितना एंगल बनेगा। अगर 15 स्पोक हों, जैसे 4 स्पोक थे तो 90,
12 स्पोक थे तो कितना आया 30 डिग्री। तो अगर आपके पास 15 स्पोक हो, 15 ऊपर 15 स्पोक, तो नीचे कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए मैं अलग से टेबल बनाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करते हैं इसको, अलग से टेबल बना लेते हैं हम, ठीक, कुछ ऐसे। इधर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स ये वाला, और इसको नीचे लिख लेते हैं एंगल बिटवीन अ पेयर, पूरा लिख लेते हैं एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। यही चीज़ लिखना है जो यहाँ लिखा है। अब देखिए एक तो लिख लेते हैं हम 4 × 90, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, एक लिख लेना है 4 × 90। मतलब जब 4 स्पोक थे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। 4 स्पोक थे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 का। तो हमको बताना है कि जब 15 स्पोक हो, अब इस क्वेश्चन का एक लिख लो, 15 स्पोक हो तो हमको बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो नीचे है तो उसको y मान लो, लेट कर लो y, ठीक। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स, सॉरी द एंगल बिटवीन, है ना, लेट द नंबर बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes इक्वल टू y, ठीक है ना। इसी को हमने लेट कर लिया क्या, y। बस आप इसको सॉल्व कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 × y इक्वल टू 4 × 90, 4 × 90, ये डिवाइड में चला जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 4 × 90 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना होता है 15 1 जा 15, 15 6 जा, है ना 90। तो y इक्वल टू क्या बचा, 4 × 90, सॉरी 4 × 6। तो 4 × 6 कितना होता है 24 डिग्री। तो जो दो स्पोक के बीच का जो एंगल होगा कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अगर 15 स्पोक हो तो हर दोनों स्पोक के बीच का एंगल कितना आएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना था। ये पहला वाला आप लिख लो, दूसरा वाला 15 स्पोक तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ब्लैंक। यहाँ y लेट कर लिया, वही लिख लिया हमने, लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इक्वल टू y, और सेम कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि इनवर्स था। अभी 15 डिवाइड में चला गया, कैंसिल होकर के कितना आ गया 24 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन इसी का थर्ड बचा हुआ है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड मैं उसको बताता हूँ, आप इसको लिख लीजिए पहले। चलिए, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा है इसमें, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। बताइए कि कितनी स्पोक की जरूरत है अगर दो स्पोक के बीच का जो एंगल है कितना है, 40 डिग्री है। तो सेम टेबल हम बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी बना ली है। नंबर ऑफ स्पोक्स पहली टेबल में वही लिखना है कि 4 स्पोक हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको बताना है जब 40 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो कितनी स्पोक, अब ऊपर वाला नंबर मिसिंग, तो ऊपर वाला मिसिंग, तो ऊपर वाले को x लेट कर लेते हैं हम, ठीक। क्या लेट कर लेते हैं, x। ये सॉल्व चल रहा है ना, बुक में आपके सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ये सॉल्व है। लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स इक्वल टू x लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पोक्स, जितने स्पोक होंगे 40 डिग्री में उसको हम x लेट कर लेते हैं। सेम तरीके से सॉल्व कर दो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो x × 40 इक्वल टू 4 × 90, यही होता है हर बार, तो इस बार भी यही होगा। 40 डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा, 4 × 90
डिवाइडेड बाई 40, ये इसके 0 से इसका 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 आ गया आपका। तो कितने स्पोक होंगे भाई? 9 स्पोक होंगे। अगर 9 स्पोक होंगे तो हर एक स्पोक के बीच का जो 2 स्पोक होंगे उनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 40 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक मिठाई के डब्बे को 24 बच्चों में बांटा जाता है। एक मिठाई के डब्बे को कितने बच्चों में बांटा जाता है? 24 बच्चों में। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, ठीक। हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है? 5 मिठाई मिलती है। अगर 24 बच्चों में बांटा जाता है एक डब्बा, तो हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4, अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाते हैं। अभी 24 बच्चे थे, अब 4 बच्चे कम कर दिए गए, मतलब कितने बच्चे बचे? 20 बच्चे। तो बताइए कि उन 20 बच्चों में हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, ये हमको बताना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में बनाया है। अभी देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो रहा है, देखो पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या अभी ऐसे ही रहने दो, टेबल बनाओ, ठीक। पहली टेबल में हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। और इधर हम लिख रहे हैं ईच गेट, है ना। नंबर ऑफ पीसेस 5 स्वीट, या नंबर ऑफ स्वीट, या ऐसा ना लिखें, ऐसा लिख लें स्वीट ईच गेट, ठीक। देखो जब 24 चिल्ड्रन थे तो कितने, हर एक को कितना मिल रही थी? 5। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 24, स्वीट ईच गेट, हर एक को कितनी मिठाई मिल रही थी? 5। नेक्स्ट, अब हमको बताना है कि जब 4 बच्चे कम कर दिए जाते हैं, मतलब 24 से 20 कर दिए गए, तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी, ठीक। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? चिल्ड्रन आफ्टर रिड्यूस्ड बाई 4, तो कैसे हो जाएंगे? 24 माइनस 4, 20 चिल्ड्रन हो गए। जब 4 बच्चों को कम कर दिया गया, तो उसके बाद कितने बच्चे बचे? 20 बच्चे बचे। तो हम ऐसा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है ना। बस आपको यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y। तो y वाला खाली है तो y कर लो, लेट कर लो, लेट द स्वीट ईच गेट, इसको हमने y लेट कर लिया, ठीक। मान लिया कि हर एक को y स्वीट मिलेगी। बस आपको अब यहाँ देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनवर्स ही है। ये देखो भाई सीधी सी बात है, 24 बच्चे थे तो 5-5 मिठाई, तो 20 बच्चे होंगे तो ज़्यादा मिठाई मिलेगी 5 से। तो इधर कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? ज़्यादा। तो इनवर्स है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 20 इंटू वाई इक्वल टू 24 इंटू 5, है ना। यही करते थे हर बार। y की वैल्यू निकालना है, 20 को डिवाइड में जाने दो, तो y इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, है ना। तो y इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, या कि नहीं करते, देखिए कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा होता है आपका 20, 4 बचा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 25, तो सिर्फ 6 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 6 आएगा। तो हर एक बच्चे को 6-6 मिठाई मिल जाएगी 5 की बजाय। तो इसका आंसर 6 होगा, यहाँ 6 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इतना ही करना है बस, ये आंसर आपका आ चुका है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? अ फार्मर हैज़ फूड फॉर फीड 20 एनिमल्स इन हिज कटल फॉर 6 days। मतलब कि एक किसान के पास 20 जानवरों को खिलाने के लिए
6 दिन तक के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है ना। 6 दिन तक खिला सकता है 20 एनिमल्स को, इसके लिए पर्याप्त भोजन है उसके पास। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कटल, ठीक है। अगर उसके पास 10 और जानवर आ जाते हैं, पहले 20 जानवर थे तो 6 दिन तक भोजन उसका पर्याप्त था। अब हमको बताना है कि अगर 20 की जगह 30 एनिमल हो जाए, है ना, 10 मोर हो जाए, 10 ज़्यादा हो जाए, तो कितने दिन तक खाना उसका चलेगा। भाई ज़्यादा जानवर आ जाएंगे तो जल्दी खाना ख़त्म होगा, तो वही बताना है कि कितने दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। कुछ ऐसे जैसे हर क्वेश्चन में हमने बनाया। इधर लिखते हैं हम नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक, और इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज, है ना, नंबर ऑफ डेज, कि खाना कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर 20 एनिमल होते हैं तो कितना, 6 दिन तक चलता है खाना। 20 एनिमल होते हैं तो कितने दिन तक चलता है, 6 दिन तक। तो हमको ये बताना है कि जब ज़्यादा एनिमल हो जाए, 10 ज़्यादा हो गए, मतलब 30 एनिमल हो गए, तो कितने दिन तक चलेगा, ठीक ठीक। तो अगर 30 एनिमल हो जाए तो कितने दिन तक खाना चलेगा, ये हमको बताना है। तो लेट कर लो पहले तो ये चीज़ देखो कि 20 से 30 कैसे हुआ, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, ठीक। नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, है ना, कितने हो गए भाई, ये हो गए 20 से 10 ज़्यादा हो गए, मतलब 30 हो गए, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है, तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ये हमने लेट कर लिया, ऊपर वाला x नीचे वाला y, तो y लेट कर लिया कि y दिन तक खाना चलेगा। अब बस आपको आंसर निकाल देना है, कैसे निकालना है, 30 इंटू वाई, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, तो 20 इंटू 6, ठीक। अब y की वैल्यू निकालना है, y रहने दो, 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू कितना बचा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 4 डेज आ गया आपका। 4 दिन तक खाना चलेगा, ठीक है ना। 4 दिन तक 30 जानवर खाना खा सकते हैं, पहले 20 जानवर थे तो 6 दिन तक खा सकते थे। तो इस प्रकार आपका आंसर 4 दिन आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने हर क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से करना है। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जैसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जैसमिंदर के घर को रिवायर करना चाहता है, मतलब रिवायर करवाने के लिए 3 व्यक्तियों को काम में लगाता है, तो वो 4 दिन में काम को पूरा करके देते हैं, ठीक। रिवायर मतलब कि वायरिंग करना है फिर से, है ना। तो 3 व्यक्ति अगर काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। लिखा है इफ ही यूज 4 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 3, अगर वह 4 लोगों को यूज करे 3 लोगों की जगह, पहले 3 लोगों को कर रहा था यूज, अब 3 की जगह 4 लोगों को यूज करे, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक अ कंप्लीट द जॉब, तो वह कितने दिन में काम पूरा करके दे देंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि 3 व्यक्ति मिलके 4 दिन में काम पूरा करते हैं रिवायर का। तो अगर 3 की जगह 4 व्यक्ति हो जाए तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व डाल के और सीधे ऐसी टेबल बना लेंगे हम, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में बनाया है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, पहला है पर्सन और दूसरा है डेज, वर्किंग डेज, ठीक। तो 2 कॉलम हम बना लेंगे। पहले कॉलम में क्या लिख लेंगे, पहले कॉलम में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स,
ठीक, कितने लोग काम कर रहे हैं। और इधर हम लिख लेते हैं वर्किंग डेज या नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो देखिए जब 3 लोग थे, ठीक, 3 पर्सन थे, तो 4 दिन में काम पूरा हो रहा था। ठीक, तो हमको ये बताना है कि 3 की जगह अगर 4 लोग हो जाएं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। नीचे है तो इसको वाई लेट कर लेना है। ठीक, लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ हाउ लॉन्ग शुड दे टेक द कंप्लीट द जॉब। ठीक, द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज, ठीक, कितना हो जाएगा y। ये हमने y लेट कर लिया कि y दिन में वो काम पूरा करेंगे। ठीक, लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर कंप्लीट द जॉब, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कंप्लीट द जॉब इक्वल टू y लेट कर लो कि y दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। तो हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसा पढ़ा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है ना। तो 4 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू 3 डेज आपका आ जाएगा कि 3 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। अगर 4 व्यक्ति साथ में काम में लग जाएंगे तो उसका काम 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा, 4 दिन की बजाय। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इतना ही इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं एंड हम अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए 7 है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें क्या लिखा है, अ बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, कि जो बॉटल का बैच है उसको 25 बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है, विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं, है ना, कि टोटल बॉक्स कितने हैं, 25 बॉक्स हैं और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। ठीक, इफ़ द सेम बैच, अगर इसी प्रकार के बैच को इसी प्रकार पैक किया जाता है ना, इच पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अगर 12 की जगह कितनी बॉटल पैक की जाती हैं, 20 बॉटल पैक की जाती इन ईच बॉक्स। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था कि हर एक बॉक्स में 12 बॉटल पैक की जा रही थी, अब 12 की जगह 20 बॉटल पैक की जाए, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, मतलब कितनी जो बॉक्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, हमको ये बताना है। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ें, पहला है बॉक्स और दूसरा है बॉटल इन ईच बॉक्स। ठीक, पहला है नंबर ऑफ बॉक्स और दूसरा है बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक, तो इसके लिए भी हम 2 कॉलम बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा टेबल का खेल है, बाकी सब 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। ये ठीक, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस और इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। तो कितने बॉक्स थे, 25 बॉक्स थे, तो हर एक बॉक्स में 12 बॉटल थी। अब हमको बताना है कि कितने बॉक्स होंगे अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स हों। ठीक, तो ऊपर हमने खाली छोड़ा है तो इसको x लेट कर लेते हैं। ठीक, लेट कर लो, लेट हाउ मैनी बॉक्सेस। ठीक, तो सीधे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, द नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू x लेट कर लो कि x बॉटल्स क्या होंगी अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स हों। ठीक, अब इसको इनवर्स प्रोपोर्शन से कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से कर देते हैं, x इंटू 20 इक्वल टू 25 इंटू 12। ठीक, अभी 20 डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20। इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल कर दो, 5 जो 25, 5 4 जा 20, दोनों को 5 से कैंसिल किया और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 5 इंटू 3 बचा, x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3,
तो x इक्वल टू 15 हो गया। तो 15 बॉक्सेस आपका आंसर हो जाएगा। 15 बॉक्सेस, 15 बॉक्स में पूरी बॉटल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत आसान था, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या लिखा है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक, कि एक फैक्ट्री जो है 42 मशीन का यूज करके आर्टिकल्स क्या करती है, बनाती है। जितने आर्टिकल का मतलब जितने आर्टिकल की ज़रूरत है उनको बनाती है 42 मशीन का यूज करके 63 डेज में। मतलब कि 63 डेज में 42 मशीन का यूज करके कुछ आर्टिकल बनाती है। आगे लिखा है, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डे। अगर उसको 63 डे की जगह 54 डे में ही उतने आर्टिकल बनाने हो, जितने आर्टिकल उसने 63 डेज में बनाए थे। अब यहाँ आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, जितने आर्टिकल मतलब जितनी वस्तुएं उसने 63 डेज में बनाई थी, कितनी मशीन का यूज करके, 42 मशीन का यूज करके। अगर थोड़ा टाइम कम हो, 63 डेज की जगह 54 डेज में ही उतने आर्टिकल बनाने हो, तो कितनी मशीन बढ़ा दी जाए। मतलब भाई ज़्यादा मशीन लगेंगे, कम समय लग रहा है ना, समय कम कर दिया गया, तो मशीन अगर ज़्यादा कर दें तो जल्दी आर्टिकल बन जाएंगे उतने ही। तो कितनी मशीन लगेंगी, तो यहाँ दो चीज़ें हैं हमारे पास, पहला है डेज और दूसरा है मशीन्स। ठीक, पहला है नंबर ऑफ मशीन्स कितनी यूज हो रही हैं, और दूसरा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक, तो यहाँ सॉल्व हम करते हैं, इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं सेम। ठीक, कुछ ऐसे। यहाँ हम लिख लेते हैं ऊपर नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, और इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज। डेज दो चीज़ें। तो जब हमारे पास 42 मशीन थी तो 63 डेज में काम हो रहा था। अब हमको बताना है कि कितनी मशीन हो जाए कि 52 डे में ही काम हो जाए, सॉरी 54 डे में पूरा काम हो जाए, उतने ही आर्टिकल 54 डे में बन जाए। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स, है ना, यही पूछा है ना, कितने मशीन, हाउ मैनी मशीन्स। लेट द नंबर ऑफ मशीन्स इस एक्स लेट कर लो, एक्स लेट कर लेते हैं कि एक्स मशीन का यूज करके उतने आर्टिकल 54 डे में बना देगा। ठीक है, तो सेम इनवर्स प्रोपोर्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के इक्वल करते हैं। तो x इंटू 54 इक्वल टू 42 इंटू 63। ठीक, ये 54 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 54। अब इसको आप जैसे कैंसिल करना हो वैसे कैंसिल कर लें, मैं अपने तरीके से करता हूँ। कैसे कैंसिल करते हैं देखिए, इसको भी मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर दो, या जिससे डिवाइड करना हो उससे कर दो। ठीक, चलो इसको कर देते हैं 9 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 3 से कर दो, चलो 3 से करो इसको, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसको 3 से करेंगे। ध्यान रखना एक ऊपर तो एक नीचे भी होना चाहिए वही नंबर से। 3 से इसको कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 8 जा। ठीक, फिर 3 से कर दो, 3 7 जा एंड 3 6 जा। ठीक, 3 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक, तो 7 इंटू 7 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो x इक्वल टू 7 इंटू 7, मतलब x इक्वल टू आ गया 49 डेज, सॉरी 49 मशीन्स। ये आपका आंसर। ठीक, तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे 42 मशीन की जरूरत पड़ रही थी, अब 49 मशीन अगर लगा दी जाए तो 54 डे में पूरा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ सॉल्व करना था इसको, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए,
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कार वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन बाई ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। ठीक, एक कार जो है 2 घंटे चल करके अपना स्थान तय कर लेती है अगर उसकी स्पीड कितनी होती है? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है अगर, तो अपने जहाँ उसको जाना था पहुँच जाती है कितने समय में? 2 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वह 60 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर 1 घंटे में चले तो वह कितने देर में पहुँच जाएगी? उतनी ही दूर जितने की 2 घंटे में पहुँच रही थी जब 60 किलोमीटर चल रही थी। तो स्पीड बढ़ी है तो टाइम भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, जब स्पीड बढ़ गई है कार की तो टाइम कम हो जाएगा। 2 घंटे में पहुंच रही थी तो और जल्दी पहुंच जाएगी। तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब कितना टाइम लगेगा, वही हमको बताना है। तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे भाई? ऐसे। ठीक, कैसे करेंगे? ऐसे। ठीक है ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिख लेते हैं टाइम। ठीक, टाइम लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहे स्पीड लिख लो चाहे टाइम। टाइम लिख लेते हैं, टाइम इन आवर, इन आवर्स, घंटों में। ठीक है ना। और इधर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार, स्पीड किस में है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, तो जब 2 घंटे लग रहे थे तो 60 किलोमीटर स्पीड थी, है ना। तो हमको बताना है कितना टाइम लगेगा अगर 80 किलोमीटर स्पीड हो। ठीक, सीधी सी बात है। 2 घंटे लग रहे थे 60 किलोमीटर की स्पीड से जब चल रही थी, तो कितना टाइम लगेगा अगर 80 की स्पीड से चले तो। ठीक, तो वही हमको बताना है। हाउ लॉन्ग दे विल टेक व्हेन। ठीक है ना। तो लेट द टाइम, ठीक, लेट द टाइम इक्वल टू एक्स आवर। ठीक, एक्स आवर मान लेते हैं, एक्स घंटों में वो चलती है उतनी ही दूरी पहुंच जाती है। ठीक, सेम कर देते हैं। कैसे कर देंगे? इधर एक्स लेट कर लो, ऊपर है तो मल्टीप्लाई करो 80 इंटू एक्स या एक्स इंटू 80 इक्वल टू 2 इंटू 60। ठीक, 80 डिवाइड में चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं हम, और इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखो, कैंसिल करो, 2 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 और 2 से कर दो, ये 6 बचा। अभी इधर क्या बचा? 6/4 और 2 2 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और ये 3/2 आ गया। 2 2 से और कैंसिल कर दिए, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, मतलब 3/2 आया। 3/2, 3/2 का मतलब क्या हुआ? 3 का आधा, ये ऐसे। 2 1 जा 2 माइनस किए, कितना बचा? 1, फिर पॉइंट लगाए, 0 उतारे, 5 बार में आ गया 10, मतलब 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब क्या हुआ? 1.5 घंटे, है ना। यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया? 1 घंटे और 30 मिनट, ऐसे भी आंसर हो सकता है। ठीक, तो 1.5 आवर इसका आंसर आपका हो जाएगा। चाहे आप ये लिख दें 1.5 आवर या 1 घंटे 30 मिनट। ठीक, 1.5 घंटे होता है इसका मतलब, या कि 1 घंटे 30 मिनट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो अगर 80 किलोमीटर हो गई स्पीड तो 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएगा, है ना। अभी 2 घंटे लग रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। 2 persons, है ना, 2 persons could fit न्यू विंडो इन अ आवर इन 3 days। ठीक, सॉरी, इन अ हाउस इन 3 days। 2 लोग मिलकर के किसी घर के खिड़की को 3 दिन में फिट करते हैं। अगर 2 लोग काम करते हैं किसी खिड़की को फिट करने में तो 3 दिन में खिड़की फिट कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क। अगर एक व्यक्ति काम स्टार्ट होने के पहले ही बीमार हो जाता है, ठीक, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो बताओ कि जो एक व्यक्ति काम कर रहा होगा, भाई एक व्यक्ति बीमार हो गया तो एक व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति कितने दिन में खिड़की को फिट करेगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्व
जैसे हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक। ये इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। और इधर हम लिख लेते हैं वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं तो 3 दिन में काम होता है, तो एक ही व्यक्ति काम करेगा तो कितने दिन में होगा, ठीक। तो इसको वाई लेट कर लो, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ, द नंबर, लेट द नंबर, हाउ लॉन्ग है ना, इसमें वही है, लेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर कंप्लीट द जॉब, वाई कर लो, ठीक। अब कैसे सॉल्व करना है सबको पता है, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं इधर, ठीक। इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट, इक्वेशन बना लेते हैं। 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y ही आएगा, 2 3 जा 6 डेज आ जाएगा, तो सीधा आंसर था। 6 दिन में काम कर पाएगा भाई, अकेला व्यक्ति 6 दिन में कर पाएगा, 2 व्यक्ति 3 दिन में कर पा रहे हैं, तो एक व्यक्ति 6 दिन में ही तो करेगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर एक व्यक्ति, सॉरी, एक दिन में ही खिड़की को फिट करना हो, एक दिन में ही खिड़की को फिट करना हो, तो बताइए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सेम टेबल बना लो, ठीक, सॉल्व करो, सेम टेबल बनाते हैं और इधर लिखते हैं एक टेबल में, एक टेबल में लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक, और इधर हम लिखते हैं वर्किंग डेज, ठीक है ना। अगर 2 व्यक्ति थे तो 3 दिन में काम हो रहा था, अब बताना है कि अगर एक दिन में ही काम होना हो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हो गए, एक दिन में ही काम पूरा करना है, तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसको एक्स लेट कर लो, ठीक। लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक, एक्स। तो सेम तरीके से कैसे करना है, x इंटू 1, बहुत आसान, x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो x 1 जा x, 6 पर्सन आ गया इसका, ठीक है ना, 6 लोग, इसका भी 6 आंसर आया, इसका भी 6 डे में एक व्यक्ति करेगा, और अगर 6 व्यक्ति हो तो एक दिन में कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लिखा है आई स्कूल हैज 8 पीरियड्स, ठीक, एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं क्लास, ठीक है ना, 8 पीरियड की क्लासें हैं, ईच ऑफ 45 मिनट्स, हर एक पीरियड 45 मिनट का है, ठीक, ड्यूरेशन यानी कि इतना लंबा है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड, ठीक है ना। अगर 8 पीरियड की जगह 9 पीरियड हो जाए, ठीक, 8 पीरियड की जगह 9 पीरियड हो जाए, एज्यूम द नंबर ऑफ स्कूल, सॉरी, एज्यूम द नंबर ही लिखा है ना, हाँ, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। अगर मतलब ऐसा कि स्कूल समय में कोई बदलाव नहीं किया जाए, अगर स्कूल 10 घंटे लग रही 10 घंटे ही लगे, ठीक, लेकिन एक पीरियड बढ़ाना हो, तो एक पीरियड बढ़ाना हो तो सीधी सी बात है 45 मिनट का पीरियड है, तो कुछ टाइम कम करना होगा, तो 9 पीरियड हो जाएंगे और उतने ही टाइम स्कूल लगेगी, मतलब उतना टाइम तक ही स्कूल लगेगी, ठीक है ना। तो पीरियड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 45 मिनट का है तो थोड़ा उसको कम कर देते हैं और एक पीरियड और एडजस्ट करना है। तो हमको बताना है कि कितने मिनट का पीरियड बना दिया जाए ताकि 9 पीरियड लगने लगे 8 की बजाय, ठीक। तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखो कुछ ऐसे, दो चीज़ें हमारे पास, पहला है यहाँ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, एंड यहाँ हमको बताना है ईच पीरियड का ड्यूरेशन, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक,
और इधर लिख लेते हैं ड्यूरेशन। ठीक, ड्यूरेशन या टाइम इन मिनट। ठीक, तो देखो जब 8 पीरियड थे तो हर एक पीरियड का टाइम था 45 मिनट। तो अगर 9 पीरियड हो तो हर एक पीरियड का टाइम कितना होगा, y होगा। लेट कर लो। ठीक, हाउ लॉन्ग, तो लेट द ड्यूरेशन इज y मिनट। y मिनट लेट कर लो भाई। कैसे सॉल्व करना है, 9 इंटू वाई इक्वल टू 8 इंटू 45। सबको पता है, इतने क्वेश्चन कर चुके। 9 इंटू वाई इक्वल टू 8 इंटू 45। ये y 9 डिवाइड में चला गया, y इक्वल टू 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9। 9 5 जा, ठीक, 45। तो y इक्वल टू 8 इंटू 5 हुआ, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 8 इंटू 5, 8 पंचे 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक, तो हर एक पीरियड को अगर 40 मिनट का कर दिया जाए 45 की जगह, तो 9 पीरियड लगने लगेंगे और स्कूल उतने ही टाइम तक लगेगा जितना पहले लगता था। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म, और इस प्रकार ये आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपरेशन का चैप्टर 11 ख़त्म। अब हम मिलेंगे चैप्टर 12 में, जो कि वीडियो कल तक आ जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।